नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप सुन रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो गए हुए थे इटली के अंदर ताकि इस समिट को अटेंड किया जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो समिट है वो इटली की कैपिटल रोम में हो रहा था और यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया इसको बोला जा रहा है रोम डिक्लेरेशन। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली रोम डिक्लेरेशन न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा G20 से रिलेटेड है। अब यहां पर क्या हुआ है कि भारत जो चाहता था वो यहां पर कुछ हद तक उसको चीजों को डालने की कोशिश की गई है इस डिक्लेरेशन के अंदर। आप देख पाएंगे इंडिया अचीव्स की सक्सेसेस एट G20 शेप्स लैंग्वेज ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो आज के डेट में क्या है ना, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है वो है आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो G20 में भी अगर आप देखिए तो समय समय पर अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। इस बार का जो बड़ा फोकस था वो था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो यहां पर भारत क्या चाहता था, क्या अडॉप्ट किया गया है और इसके अलावा ओवरऑल G20 क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com जाइए। वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, बैंकिंग, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि G20 ग्रुप ऑफ 20 नाम से लग रहा होगा कई लोगों को इसके अंदर 20 कंट्रीज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहां पर टोटल 19 कंट्रीज हैं। जी हां, 19 कंट्रीज होते हैं प्लस यहां पर एक यूरोपियन यूनियन है, इसी की वजह से इसको बोला जाता है G20। ध्यान रखिएगा यहां पर जितने भी यहां पर कंट्रीज हैं उसको मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो। फर्दर अगर आप देखिए तो G20 के अंदर जितने भी G7 हो गया या फिर अगर आप रशिया भी मिला दो तो G8 हो जाता है। तो ये सभी देश, ये टोटल 19 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहां पर यूरोपियन यूनियन है, इसलिए ये G20 हो जाता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। जो साउथ ईस्ट एशिया अगर आप देखोगे, सिंगापुर और बहुत सारे देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पूरे विश्व के, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर, ये सभी के द्वारा मुलाकात होती है, ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज पर डिस्कशन होता है और वहीं से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो लीडरशिप समिट होता है, मतलब उस देश के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो फाइनली मिलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद से। तो जो लीडरशिप समिट है, ध्यान रखिएगा, ये 2008 से शुरुआत होती है, लेकिन एक्चुअल में इसका जन्म जो है वो 1999 में हो जाता है। अब इस पूरे समिट के पहले क्या होता है, यहां पर शेरपाज होते हैं। जैसे शेरपाज अगर आप देखोगे तो हिमालय जो रीजन है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार से गाइड करते हैं लीडर्स को कि वो टफ टेरेन वगैरह में कैसे जाएंगे, तो शेरपाज को ले जाना पड़ता है। तो वैसे क्या होता है कि ये जो G20 की समिट होती है उसके पहले अगर आप देखिए हर एक देश के द्वारा शेरपाज भेजा जाता है। जैसे कि हमारी तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, वो शेरपाज थे, तो वो वहां पर गए थे और पहले से सारे चीजों के बीच में अरेंजमेंट कर दिया था और जो भी बातचीत होनी है, क्या मुद्दा रहेगा क्या नहीं, वो सब कुछ पहले ही एक प्रकार से तय हो जाता है और ये शेरपास के द्वारा किया जाता है। कई लोगों के मन में आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मैं आपको बता दूं कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि एक प्रकार का परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। G20 क्या होता है कि हर साल यहां पर पहले ही तय कर लेता है कि अगला वाला और उसके अगला वाला जो समिट है वो कहां पर होना है। जैसे कि अगर आप इस पूरे चार्ट में देखोगे तो लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था G20 से रिलेटेड, वो हुआ था सऊदी अरब में। ये तो आपका पूरा सब कुछ डिजिटल वे में हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, लोग जा नहीं पाए थे कोविड की वजह से। उसके बाद फाइनली 2021 में आप देख सकते हो ये जो 30 से 31 अक्टूबर हुआ है ये इटली रोम के अंदर हुआ है। अगले साल जो होगा वो ध्यान रखिएगा G20 का जो 17, ये ध्यान रखना है आपको, हम लीडरशिप समिट की बात करें जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मिलते हैं, जो 2008 में पहला समिट हुआ था उसकी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो 2022 वाला आपका इंडोनेशिया बाली में होगा और 2023 का प्रतिनिधित्व यहां पर भारत करेगा दिल्ली के अंदर। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये आता है कि G20 के अंदर डिस्कशंस क्या होते हैं। देखिए यहां पर जो इकोनॉमिक हो गया, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें ना, अब G20 क्या है ना कि काफी बड़े एक प्रकार से आप कह सकते हो कवर करता है पूरे विश्व के अंदर। जैसे कि आप देख पाएंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन 65%, वर्ल्ड ट्रेड 79%, वर्ल्ड इकोनॉमी 84%, मतलब आप कह सकते हो G20 एक ऐसा देशों का समूह है जो पूरे विश्व के अंदर एक प्रकार से फैला हुआ है, डोमिनेंस है। मतलब ये अगर आप G20 कंट्रीज मिला दो तो ये भारी पड़ जाते हैं बाकी पूरे कंट्रीज से। तो इसी की वजह से इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप यूं कह सकते हैं। जैसे कि यहां पर समय समय पर 2009 के समिट में ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट को लेकर कैसे एड्रेस करना है वो चर्चा किया गया। 2017 के समिट में सीरिया में सीज फायर कैसे होगा, क्या होगा।
तो अलग अलग समय पर ना जो मुद्दे हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि इस बार का जो मुद्दा है वो क्लाइमेट चेंज काफी बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा अगर आप देखिए तो पहले क्या था ना, जो G7 देश हैं उनका डोमिनेंस ज्यादा हुआ करता था। आप पहले देख सकते हो कि यहाँ पर जो जीडीपी थी G7 की वो अब लगातार गिरते रही है, लेकिन जो G20 है वो अभी भी 75% से ऊपर चीजों को कवर करता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब मैं आता हूं कि प्रेजेंट में ये जो रोम समिट, ये जो आपका रोम लीडर्स डिक्लेरेशन था, इसके बारे में यहां पर एग्जैक्टली क्या क्या हुआ ये आप देख सकते हो। इस तरह का डिक्लेरेशन था, बहुत बड़ा, काफी बड़ा। इसमें आप देखोगे तो कई सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो मैं चर्चा करने वाला हूं। बेसिकली यहां पर भारत का सक्सेस इसलिए बताया जा रहा है कि भारत जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चीज चाहता था उसको यहां पर अडॉप्ट किया गया है, और इसके अलावा फार्मर्स का भी मुद्दा था जिसमें भारत चाहता था, उसको भी अडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो पहली बार बताया जा रहा है कि G20 देशों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि जो सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा, ताकि विश्व भर में चर्चा जो चल रही है ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के पहले जो टेम्परेचर था उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हमें बढ़ने देना है, उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। अदरवाइज ये पूरे पूरे विश्व के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एनवायरमेंट से रिलेटेड। पहले क्या होता था कि यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि जो डेवलप्ड देश थे वो चीजों को अडॉप्ट नहीं करते थे, वो फाइनेंस करने के लिए रेडी नहीं थे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन पहली बार, क्योंकि भारत जो डेवलपिंग देश है, भारत जैसे देश, वो बार बार चाहते थे कि जो डेवलप्ड देश हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने अपने पर कैपिटा इनकम को ऑलरेडी बढ़ा लिया है। लेकिन हमारे जैसे देशों का क्या होगा जहां पर अभी भी हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉवर्टी से बाहर निकालना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एमिशंस अभी भी हमारे देश डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा होगा। अब डेवलप्ड देश कह रहे हैं कि हम जो करेंगे वो भी डेवलपिंग कंट्रीज को करना पड़ेगा, सेम पैमाने पर आप चीजों को नहीं रख सकते। तो यहां पर जिम्मेदारी ज्यादा डेवलप्ड देशों की है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 समिट के अंदर यहां पर डेवलप्ड देशों ने माना है इस चीज को। और अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी चीज को बार बार कहते आ रहे थे कि एक और चीज जो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मतलब एक तो जो परिवर्तन करना है डेवलप्ड देशों के अंदर, वहां पर आप देखिए जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ सा है एक प्रकार से, मतलब कि हर जगह यहां पर जो वेस्टेज है वो काफी देखने को मिलता है। तो जो लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो ये G20 में पहली बार इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है, और यही चीज आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है उसमें भी देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत इतना ज्यादा इसके ऊपर क्यों क्यों यहां पर प्रेशर डाल रहा है। अगर आप देखोगे इसी साल में यहां पर जो IPCC की रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि अगर हमें यहां पर विश्व में प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अगर हम देखें कंपैरिजन में, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चीजों को रोकना है, जो टेम्परेचर है उसको रोकना है, तो इमीडिएट बेसिस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी 2015 के पेरिस क्लाइमेट जो समिट हुआ था उसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया था, जहां पर 190 कंट्रीज ने एग्री भी किया था। लेकिन आपको याद होगा 2017 में डोनाल्ड ट्रंप चुन कर आते हैं और वो क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से नकार देते हैं, जो पेरिस का एग्रीमेंट था उससे वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी बाइडन के इलेक्ट होने के बाद से चीजें कुछ हद तक इंप्रूव हुई हैं, आप कह सकते हो। और IPCC की रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया था कि जिस प्रेजेंट रफ्तार से हम जा रहे हैं, जिस जो कमिटमेंट दिया है देशों ने यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस दूर की बात है, हमारा जो लेवल है टेम्परेचर का वो 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, विच विल बी डिजास्टर्स फॉर द होल प्लैनेट। और यहां पर यह भी बोला गया कि 2050 तक जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको नेट जीरो तक लाने की आवश्यकता है। अब देखो, नेट जीरो का सिंपल अर्थ ये होता है कि कोई भी देश जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है उसको उतना ही करना चाहिए जितना वो यहां पर एटमॉस्फेयर से सक कर सकता है, मतलब कि ट्रीज लगाएगा, टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाए एटमॉस्फेयर में। तो वो जितना हटा सकता है उसको उतना ही परमिशन होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का, मतलब नेट जीरो हो गया, आप एक्स्ट्रा रिलीज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चाइना ने बोला है कि हम 2060 तक करेंगे, कुछ और देशों ने बोला है 2060, कई सारे देशों ने बोला है कि 2050 तक करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो यहां पर एक कमिटमेंट होना चाहिए ना, एक जो रियल बेसिस पर दिखना चाहिए क्या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं, वो दिखने को नहीं मिल रहा था, और स्पेशली डेवलप्ड देशों की तरफ से। तो यहां पर जरूरी है कि डेवलप्ड देश इस चीज को आइडेंटिफाई करें, और ये पहली बार किया गया। जहां तक भारत का पोजीशन है, भारत ने हमेशा कहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन स्पेस होना चाहिए, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, और जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वो डेवलप्ड देशों को देना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी। और पहली बार इसको यहां पर आइडेंटिफाई किया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्यों यहां पर भारत की एक तरह से जीत बताई जा रही है। उसका दूसरा एक और मुद्दा मैं आपको बताता हूं, वो है फार्मर्स से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड। आपको पता होगा पिछले काफी समय से WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
डेवलप्ड देश बार बार बोल रहे थे कि भारत हो गया और भी जो डेवलपिंग देश हैं वो जिस प्रकार से सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, आपको पता है भारत में अभी भी 50% आबादी हमारी ऐसी है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहिए तो जो जो फार्मिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी भी सरकार को बड़े पैमाने पर यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती है फार्मर्स को। अगर नहीं करेंगे तो बड़ा जो आबादी है उसको काफी ज्यादा ठेस पहुंचेगा। और यही आपको मुद्दा याद होगा जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था पूरा और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया था, तो एक और मुद्दा आया था कि आप एक तरफ से सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है किसानों को, लेकिन दूसरी तरफ आप डब्ल्यूटीओ के अंदर बोलते हो कि यहां पर जो सब्सिडी है उसको कम करिए। तो ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? तो ये अब यहां पर भारत चाहता था कि अभी तक ज्यादातर जो प्रॉस्पेरस किसान हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। पहली बार G20 के अंदर हुआ है कि यहां पर कमिटमेंट किया गया है G20 देशों के द्वारा कि ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस होगा रादर देन सिंपली फोकसिंग ऑन प्रॉस्पेरस फार्मर्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब यहां पर जो सब्सिडी वगैरह है, काफी सारी चीजें हैं, वो हो सकता है डब्ल्यूटीओ के अंदर अब चीजें एक्सेप्ट कर ली जाएं, जो कि अभी तक डेवलप्ड देश इसको नकारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज है, आई होप कि समझ में आया होगा फार्मर से क्या है। दूसरा, यहां पर कोविड वैक्सीन को लेकर भी क्लियरली भारत के द्वारा बोला गया है और भारत ने कहा है कि भारत रेडी है, इस साल के एंड के बाद से हम 5 बिलियन जो वैक्सीन हैं वो हर साल प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं और भारत यहां पर वैक्सीन प्रोवाइड करेगा पूरे विश्व को। और साथ ही साथ यहां पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो WHO है, WHO जो भी वैक्सीन को यहां पर अप्रूव कर रहा है उसको सभी देश को मानना चाहिए। रिसेंटली आपने देखा किस तरह से ब्रिटेन ने रवैया अपनाया था कि कोविशील्ड को अप्रूव नहीं करा था, फाइनली जाकर उसको करना ही पड़ा जब यहां पर भारत ने भी कड़ा एक्शन लिया यूके के ऊपर। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर WHO ने अप्रूव किया है तो डेफिनेटली आपको अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है वो एक्सपेक्ट करता है, आप देख सकते हो मोदी ने खुद ही ये बोला था G20 के मीटिंग में कि भारत की जो कोवैक्सीन है उसको यहां पर अर्लीस्ट बेसिस पर अप्रूव कर देना चाहिए। इसके अलावा यहां पर डेट रीपेमेंट को, अभी क्या हुआ था ना कि पिछले काफी समय से जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन्होंने काफी सारा पैसा लिया था डेवलप्ड देशों से, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अभी क्या है, कोविड की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहे थे। तो भारत का ये कोशिश था यहां पर कि ये जो पेमेंट है उसको कुछ हद तक हम रोक सकें, कुछ और समय के लिए रोक सकें, ताकि ये जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना आए। तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने बताया। इसके अलावा यहां पर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, जो अनइवन अनपेड जो केयर एंड डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उसको भी इसको लेकर चर्चा हुई थी। कोई ठोस चीज नहीं आया था लेकिन चर्चा हुई थी। और फाइनली यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि एक चीज बोला गया कि जो डर्टी प्लांट्स हैं, डर्टी प्लांट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कोयले के माध्यम से, इसको यहां पर खत्म करना है। तो काफी देश इसको मान रहे थे और भारत ने भी कहा कि देखिए हम रेडी हैं कोयले को खत्म करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कोयले को खत्म करेंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, राइट? अब भारत के लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। अब न्यूक्लियर एनर्जी हमें बढ़ाना है तो उसका हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है एनएसजी के अंदर मेंबरशिप लेने के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, लेकिन यहां पर चाइना बार बार रोक दे रहा है। तो भारत ने क्लियरली कह दिया कि देखिए भारत हमेशा से आगे रहा और भारत ने काफी सारे स्टेप लिए हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो जरूरी है कि भारत यहां पर एनएसजी के अंदर जो है मेंबरशिप मिले और भारत इसके लिए रेडी है कि वो कोयले की संख्या कम कर सकता है। और फाइनली मैं बता दूं, यहां पर देख सकते हो आप कि G20 देशों ने बोला कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द 2022 इंडोनेशिया और 2023 का जो भारत के अंदर समिट होगा, इसको लेकर अब देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से लगभग जितनी भी चीजें थी G20 के बारे में, पिछले 2 दिन में क्या हुआ, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और ज्यादातर आप देखते होंगे कि जेनेवा के अंदर उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, लेकिन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके जेनेवा में हेडक्वार्टर नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑर्गेनाइजेशन में से किसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।